हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो के अंदर जितना भी बजट का इंट्रोडक्शन है, उसके फीचर्स हैं और उसके एडवांटेजेस वगैरह सभी कुछ डिस्कस किया था और हम बजट के 2 कंपोनेंट्स पे आ गए थे, दैट इज बजट रिसीट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसीट्स को हमने बड़े डिटेल में डिस्कस किया, जिसके अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट आ जाता है। अब हम बजट एक्सपेंडिचर को डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप पिछले वीडियो में आपको रिसीट्स के बारे में अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी। अब इस अपकमिंग वीडियो के अंदर मैं बजट एक्सपेंडिचर डिस्कस करने जा रही हूँ। सो व्हाट इज बजट एक्सपेंडिचर, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। बजट एक्सपेंडिचर इज द टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑन इट्स डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो हम बजट के बारे में ये बोल सकते हैं कि जो बजट एक्सपेंडिचर है उसके अंदर जितने भी खर्चे हैं, जब उसके लिए सरकार अपना कोई टोटल एस्टिमेट लगाकर चलती है, हम उसको बजट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो बजट एक्सपेंडिचर है वो भी बजटरी इनकम की तरह या बजटरी रिसीट की तरह 2 ही तरह के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, देखो मेन सब टाइप तो यही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन कुछ लोग डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की भी एक अलग कैटेगरी बनाते हैं, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की भी अलग कैटेगरी बनाते हैं बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ प्लानिंग डन। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले मैं रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सबसे मेन टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट वैसे इसके अंदर ही कवर हो जाता है, प्लान और नॉन प्लान भी इसके अंदर कवर हो जाता है, लेकिन हम इन कैटेगरीज को अलग पढ़ते हैं क्योंकि इनके बारे में डिस्टिंक्टली पता होना भी हमें जरूरी है। सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। सो व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? देखिए बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? इट इज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट विच नाइदर क्रिएट्स एनी एसेट नॉर मेक्स एनी रिडक्शन इन द लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, देखिए अगर आप थोड़ा सा रेवेन्यू रिसीट याद करेंगे तो उससे ना बिल्कुल उलट जा रहा है। ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो ना ही गवर्नमेंट की कोई नई एसेट क्रिएट करता है और ना ही उसकी लायबिलिटी रिड्यूस होता है। ठीक है, मैं इसको आपका एक एग्जांपल दे सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट जो है अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जैसे जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट बैंक्स में जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको सैलरी देता है हर महीने। अब बेटा ये जो खर्चा सैलरी होता है, इसके कारण कोई नई एसेट तो क्रिएट हो नहीं रही सरकार की। ठीक है, सैलरी एक पर्सन का हक है। ठीक है, और अगर सैलरी देंगे तो ही वो लोग काम करके देंगे। ठीक है, अब कोई एसेट तो क्रिएट हो नहीं रही, तो ये जो सैलरी गिवन बाय गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ये क्या है? एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की सेकंड फीचर क्या है? इट डज नॉट क्रिएट एनी रिडक्शन इन लाइबिलिटी। ना ही इससे कोई नई एसेट क्रिएट होती है, ना ही कोई लाइबिलिटी रिड्यूस होती है। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल आपको एक दिया जा सकता है, जैसे कि सब्सिडीज। अब सरकार सब्सिडीज पे इतना खर्चा करती है, हम सभी को एलपीजी सब्सिडी भी मिलती है। अब इनसे सरकार की कोई लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं हो रही है। ठीक है, हमारे ऊपर कोई कर्जा नहीं था, सरकार ने हमें कोई कर्जा वापस नहीं देना था जो हमारे ऊपर खर्चा कर रही है। ठीक है, तो अगर वो हमारे ऊपर खर्चा कर रही है, इससे सरकार की कोई लाइबिलिटी कम नहीं हो रही। सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कंपोनेंट्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर क्या क्या आ जाता है? सो नंबर 1 इज ग्रांट इन एड्स टू स्टेट्स। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जितना भी पैसा इकट्ठा करती है, उस पैसे में से हर थोड़ा थोड़ा फंड हर स्टेट को दिया जाता है ताकि स्टेट अपनी फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से कर सके। इसको ग्रांट इन एड कहते हैं। अब इससे बेटा ना ही कोई नई एसेट क्रिएट हो रही है, ना ही कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नंबर 2 इज इंटरेस्ट पेमेंट्स। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसमें स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज होते हैं। अगर आपको ये बोला जाए कि हमारी गवर्नमेंट कोई लोन रीपे कर रही है, तब तो समझ लीजिए कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उसके कारण क्या हो रहा है, आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट दे रहे हैं ना, तो देखो इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंडिचर फॉर यूजिंग द लोन मनी। ठीक है, तो ये तो एक खर्चा ही है, नॉर्मल खर्चा। अगर आप किसी लोन के ऊपर ब्याज देते हो, इंटरेस्ट देते हो, तो उससे आपका लोन नहीं उतरता। आपके लोन का अमाउंट वही का वही, वैसे का वैसे ही रहता है। इंटरेस्ट तो आपको खर्चे के रूप में देना पड़ता है, इसीलिए जितनी भी इंटरेस्ट पेमेंट्स है वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नंबर 3 इज
जनरल सर्विसेज। जनरल सर्विसेज का मतलब क्या है? जितने भी लोग सरकार के नीचे काम करते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स में दिया गया है, पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जस्टिस, इलेक्शन, ऑफिस ऑफ कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, फिजिकल सर्विसेज है, अब बेटा ये लोग फ्री में नहीं देते हैं, इनको सैलरी देनी पड़ती है। तो इन जनरल सर्विसेज पे होने वाले खर्चे भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नंबर 4 इज डिफेंस सर्विसेज। ठीक है, अब डिफेंस सर्विसेज के अंदर दो कंपोनेंट्स आते हैं। एक कंपोनेंट है तो सैलरी वाला पार्ट या मेंटेनेंस वाला पार्ट। ठीक है, जैसे आर्मी पर्सोनल है, आर्मी के अंदर जितने भी लोग हैं उनको सैलरी दी जाती है, तो वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब जनरली स्टूडेंट्स इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर्मी वालों के पास बहुत सारे ऐसे वेपन्स होते हैं जो उनकी एसेट होती हैं, जैसे कि मिसाइल्स हो गए, टैंक हो गए, या फिर कोई और बड़ी चीजें हो गई। जैसे आप लोग देखते हैं डिफेंस वालों के पास काफी बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे मैं उनको इंक्लूड नहीं करूंगी। डिफेंस सर्विस पे किया जाने वाला ये खर्चा रेवेन्यू नहीं है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है भाई? ये वो खर्चा होता है जो सिर्फ एक साल के लिए है या हर साल रेपिटेटिवली हो रहा है, जैसे कि आर्मी वालों को सैलरी देना, उनके कोई मेंटेनेंस के खर्चे देना। ठीक है जी। नाउ इज इकोनॉमिक सर्विसेज। इकोनॉमिक सर्विसेज पे होने वाले खर्चे भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होते हैं। जैसे गवर्नमेंट कितने सारे एक्सपेंसेस करती है, शिपिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सिविल सप्लाईज, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स, मिनरल्स, केमिकल्स एंड एनर्जी। ठीक है, तो इन सब पे किए जाने वाले खर्चे भी क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये दूसरी टाइप है एक्सपेंडिचर की, बजट एक्सपेंडिचर की। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? ऑब्वियसली बिल्कुल अपोजिट होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। एक बार इसकी रीडिंग कर लेते हैं। एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट दैट आइदर क्रिएट्स एसेट्स और मेक्स अ रिडक्शन इन द लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पहचानने के दो तरीके हैं। अगर गवर्नमेंट का कोई भी खर्चा जिसकी वजह से उनकी एसेट्स क्रिएट हो या फिर उनकी लायबिलिटीज रिड्यूस हो, तो समझ लीजिए कि वो क्या है, वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, स्टूडेंट्स मैं एक बात पहले ही बता देना चाहती हूँ कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, दोनों में कुछ कंपोनेंट सिमिलर है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं हो जाना कि कहीं कहीं जगह पे ये दोनों एक्सपेंसेस सेम है। जैसे मैंने आपको डिफेंस सर्विसेज के बारे में बताया था, हेडिंग आप सेम लिखेंगे लेकिन अंदर का मटेरियल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्कस करते वक्त भी मैं आपको ये बातें जरूर बताऊंगी। नंबर 1 इज लोन्स एंड एडवांसेस टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, अब गवर्नमेंट देखो, जो उनका रेगुलर एड होता है या फंड होता है वो तो भिजवाया ही जाता है हर स्टेट को, लेकिन कई बार बहुत सारे स्टेट्स इमरजेंसी में होते हैं, उनको कोई फाइनेंशियल नीड है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको लोन भी दे देती है। नाउ लोन मींस लोन, कि उस लोन पे उनके जो पैसे हैं वो वापस आने जरूरी हैं। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट को लोन देगी तो उनकी जो क्या कहते हैं एसेट्स है वो ही बढ़ेंगी ना। अगर मान लो आपा किसी को लोन एंड एडवांस देते हैं तो आपा एक बड़ी पोजीशन में हो गए, उनसे पैसा रिकवर कर सकते हैं जब चाहे। ठीक है, तो लोन्स एंड एडवांसेस टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज क्रिएट्स न्यू एसेट्स फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नंबर 2 इज सोशल सर्विसेज। अब सोशल सर्विसेज का मतलब होता है वेलफेयर सर्विसेज जो समाज के लिए की जाए। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, हेल्थ, आर्ट, कल्चर, सैनिटेशन, फैमिली प्लानिंग, हाउसिंग, वाटर सप्लाई, सोशल सिक्योरिटी। अब ये सिर्फ पैसा खर्चने से नहीं होते, इन पे आपको ना बहुत सारी चीजें बनानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर सरकार एजुकेशन को प्रमोट करना चाहती है इंडिया के अंदर, तो व्हाट दे विल डू, दे विल क्रिएट लाइब्रेरीज, स्कूल्स। तो इन सब में क्या है, बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, और बिल्डिंग तो बेटा एक समय के लिए नहीं होती ना, लंबे समय के लिए होती है। दैट मीन्स इन पे जो खर्चा किया जा रहा है उसके कारण एसेट्स क्रिएट हो रही हैं, इसलिए सोशल सर्विस कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नंबर 3 जनरल सर्विस। अब मैंने आपको जनरल सर्विस उधर भी बोला था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, और अब मैं बोल रही हूँ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी आएगा, लेकिन जो अंदर की एक्सप्लेनेशन है वो बदल जाएगी। देखो वहां पे आपने किया था कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं इंडिया के वो जनरल सर्विस के अंदर आ जाते हैं, पर जनरल सर्विस के अंदर तो वो एक्सपेंडिचर्स भी आते हैं जो इससे अलग है। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर फॉर करेंसी, कॉइनेज एंड मिंट। ठीक है, मिंट मीन्स टकसाल, जहाँ पे कॉइन्स या नोट्स प्रिंट होते हैं। अब ऐसी चीजें करने के लिए या ऐसी चीजें बनाने के लिए सरकार नई एसेट्स क्रिएट करती है, तो जिस खर्चे के कारण नई एसेट क्रिएट हो तो वो जनरल सर्विस के अंदर भी आता है। ठीक है, और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है।
देन फोर्थ इज डिफेंस सर्विसेज, बिल्कुल वही वाला पॉइंट जो मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर रही थी। कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, मशीनरी, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, ये क्या है? ये हमारा डिफेंस सर्विसेज है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। अगर आप आर्मी वालों को नॉर्मल सैलरी दे रहे होते फिर अलग बात थी, फिर आप कह सकते थे कि हाँ भाई वो डिफेंस सर्विसेज ऐसी हैं जहां पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। लेकिन डिफेंस में भी तो बहुत सारे एसेट्स बनते हैं, जैसे आप रेजिडेंशियल नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बना रहे हैं, फैक्ट्रीज बना रहे हैं, मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स, टैंक्स, गन्स, मशीन गन्स, तो ये सारी तो एसेट्स ही हुई। तो ये डिफेंस सर्विसेज इसके अंदर इसीलिए इंक्लूड हुआ है। इकोनॉमिक सर्विस, अगेन ये भी एक सिमिलर पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, अलर्ट रह के चलना है। यहाँ पे क्या किसकी बात कर रहे हैं? एटॉमिक एनर्जी, माइनिंग, वाटर, पावर डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इन पे नॉर्मल खर्चे भी किए जाते हैं और इन पे बड़े लेवल के एसेट बनाने वाले खर्चे भी किए जाते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ, अगर गवर्नमेंट ने कहीं पे वाटर सिस्टम एक प्रॉपरली क्रिएट करना है, आप ये समझ लीजिए सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम क्रिएट करना है, तो वो कितनी बड़ी बड़ी पाइपलाइंस जो है जमीन के अंदर डालते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाते हैं। अब ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर बहुत सारी ऐसी इक्विपमेंट्स होती हैं जो सालों साल चलती हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की एसेट ही क्रिएट हो रही है ना, इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में इसको रखा गया है। ओके, देन नेक्स्ट इज अदर कैटेगरी ऑफ एक्सपेंडिचर, जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता होनी चाहिए। देन इज डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये ऐसा खर्चा है विच इज रिलेटेड विद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जब सरकार एक्सपेंडिचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन के लिए करे तो वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं ऑन एजुकेशन, हेल्थ, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, पावर जनरेशन, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, तो उसमें क्या होता है? ये सब डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये खर्चा कभी भी सरकार को वेस्ट नहीं लगेगा। इस खर्चे के कारण हमारे देश की तरक्की होगी। अब नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। The expenditure which is done on non-developmental activities is called non-developmental expenditure. ठीक है? For example, expenditure on administration, defense, collection of taxes, interest on loan, payment of old age pension. अब आप लोग सोचेंगे कि ये खर्चे भी जरूरी हैं इकोनॉमी के लिए। मैं ऐसे नहीं कहती कि नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर जरूरी नहीं होते। अब हर खर्चा जरूरी है तभी सरकार कर रही है, फालतू में तो पैसे सरकार भी नहीं वेस्ट करेगी। लेकिन ये जो खर्चे हैं ये किसी भी तरीके से हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं कर रहे। ठीक है, डिफेंस बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी डिफेंस को स्ट्रांग नहीं रखेंगे तो आसपास के कंट्रीज हमारे ऊपर अटैक कर देंगे। लेकिन डिफेंस पे खर्चा करने से इकोनॉमी की कोई ग्रोथ नहीं हो रही, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है या कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको नॉन डेवलपमेंटल कैटेगरी में रखते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सपेंडिचर इज प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। सो प्लान एक्सपेंडिचर क्या है? इट इज डन ऑन प्लान्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। सी, प्लान एक्सपेंडिचर वो होता है जो ऑलरेडी प्लान किए गए प्रोग्राम्स पे खर्चा किया जाता है वो। ठीक है, जिन प्रोग्राम्स के बारे में पहले सरकार ने सोच रखा है बजट बनाने से भी पहले कि हमने इन प्रोग्राम्स पे तो इस बार खर्चा करना ही करना है। ठीक है, तो वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर हो गया। जैसे हर साल सरकार कुछ ना कुछ फंड्स जो हैं इकट्ठा करके रखती है, एग्रीकल्चर के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, तो ये सब ना प्लान्ड एक्सपेंडिचर होते हैं। मतलब ये ऐसे खर्चे हैं जो प्री प्लान्ड है, एडवांस में उन्होंने सोच रखा है कि इनको करना है। ठीक है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है? एनी एक्सपेंडिचर अदर देन प्लान्ड एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अब जरूरी नहीं है कि जैसा सरकार चाहे वैसा ही सब चलता रहेगा इकोनॉमी में। इकोनॉमी में कई बार बड़े अचानक से खर्चे भी आ जाते हैं। जैसे कोरोना डिजीज के बारे में किसी को पता ही नहीं था कि ये डिजीज इतना ज्यादा इंडिया में स्प्रेड हो जाएगा, तो एकदम से हमें बहुत ज्यादा सैनिटेशन पे, मेडिकल फैसिलिटीज पे खर्चा करना पड़ा। ठीक है, हॉस्पिटल बेड्स इंक्रीज करने पड़े, आइसोलेशन वार्ड्स बनाने पड़े, और इसके लिए सरकार ने बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर्स भी किए। शुरुआत में पेशेंट्स की जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज थी उनको सरकार ही प्रोवाइड करती थी, तो कितना को खर्चा हो गया होगा, है ना? और ये खर्चा प्लान्ड नहीं था, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि ये बीमारी इस तरीके से इंडिया के अंदर आ जाएगी। तो ये एक नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर के बाद हमारा जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो है टाइप्स ऑफ बजट। तो टाइप्स ऑफ बजट का यहाँ पे क्या मतलब है? देखिए, जो बजट है वो दो तरीके के होते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड बजट का मतलब होता है एक ऐसा बजट जिसमें जो गवर्नमेंट रिसीट्स हैं
वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बिल्कुल बराबर है। ठीक है, जैसे आप लोग अपनी बैलेंस शीट मैच करते हैं, अगर एसेट्स लाइबिलिटीज के बराबर हो जाती है तो आपको ऐसा लगता है कि हमारी बैलेंस शीट परफेक्ट बनी है। तो एक परफेक्ट या बैलेंस्ड बजट क्या होता है, जहां पे गवर्नमेंट रिसीट्स मतलब जितना गवर्नमेंट पैसा लेकर आ रही है वो किसके इक्वल है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के, मतलब जितना गवर्नमेंट खर्चा कर रही है। ठीक है, अब ऐसे बजट के ना मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी। यस, यू हर्ड इट राइट, इसके डीमेरिट्स भी होते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेरिट्स की बात कर लेते हैं। बैलेंस्ड बजट इंश्योर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, अगर बजट बैलेंस्ड है तो आपको एक बात की तो गारंटी है कि आपके कंट्री में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहने वाला है, क्योंकि पैसे की कमी नहीं है और खर्चा बिल्कुल बजट में हो रहा है, बिल्कुल बैलेंस्ड वे में हो रहा है। ठीक है, द गवर्नमेंट डज नॉट स्पेंड वेस्टफुली। एक बैलेंस्ड बजट आपको ये भी श्योरिटी देता है कि सरकार कोई फालतू का खर्चा नहीं कर रही है और लोगों की टाइम एंड मनी को वेस्ट नहीं कर रही है। देयर इज नो बजटरी डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है जब आपका खर्चा बड़ा हो जाए और कमाई छोटी रह जाए। ठीक है, अगर बजट ही मैच कर गया, रिसीट और एक्सपेंडिचर मैच कर गए, तो एक बात की तो गारंटी है कि किसी भी प्रकार का डेफिसिट नहीं है और ये एक अच्छा साइन है इकोनॉमी के लिए। ठीक है, इट इज यूजफुल फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। अगर आपकी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है, दैट मीन्स सारे के सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हैं और उस केस में आपका बजट एक बैलेंस्ड बजट आ जाता है, फिर मतलब समझ लो कि आपकी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में चल रही है। ठीक है, लेकिन जैसे हर चीज के डीमेरिट्स होते हैं, बैलेंस्ड बजट के भी डीमेरिट्स हैं। Balanced budget does not provide any solution to the problem of unemployment during depression. ठीक है, डिप्रेशन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब रिसोर्सेज बहुत कम यूटिलाइज हो रहे हैं इकोनॉमी में ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड। उस समय पे एक बैलेंस्ड बजट है बेटा, वो आपकी मदद नहीं कर सकता। देखिए, बैलेंस्ड बजट का मतलब यही है कि सरकार जितना कमा रही है उतना ही खर्च कर रही है। अब डिप्रेशन में कमाई ही नहीं है, कम कमाई है, दैट मीन्स सरकार भी कम खर्चा कर रही है ना। और जब तक सरकार खर्च नहीं करेगी तब तक आप लोगों ने भी स्टडी किया हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन सुधरेगी नहीं और ना ही ये डिप्रेशन की सिचुएशन ठीक हो पाएगी। ठीक है, तो इस तरीके का बजट अगर डिप्रेशन के टाइम में आ रहा है, दैट मीन्स गवर्नमेंट कोई भी एफर्ट्स नहीं लगा रही सिचुएशन को ठीक करने के लिए। नंबर 2, इट इज नॉट सुटेबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, एंड लेस डेवलप्ड कंट्रीज। अब आप इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री तो कह नहीं सकते, डेवलपिंग कंट्री कहते हैं। हम हर साल इसी चीज की कंप्लेंट करते हैं कि हमारा बजट ना हमेशा अनबैलेंस्ड ही होता है, हमारे ना खर्चे ज्यादा होते हैं, कमाइयां कम होती हैं। बट ये बात जस्टिफाइड है और आपको ये बात समझनी चाहिए कि इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है। और डेवलपिंग कंट्री में तो खर्चे होते ही रहते हैं। हाँ, जिस दिन हम पूरी तरीके से डेवलप हो गए उस दिन हमारी कमाई और खर्चे बराबर आ जाएंगे, लेकिन अभी तो हम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है, प्रोसेस में है ना। ठीक है, तो अगर प्रोसेस में खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, दैट मीन्स हम बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं। खर्चे नहीं करेंगे तो तरक्की कैसे होगी। ठीक है, तो अगर बैलेंस्ड बजट एक अंडर डेवलप्ड कंट्री में बनकर आ रहा है, दैट मीन्स वहां पे गवर्नमेंट कोई एफर्ट नहीं लगा रही अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए। नंबर 3, इट इज नॉट यूजफुल इन द पीरियड ऑफ ओवर एम्प्लॉयमेंट। ओवर एम्प्लॉयमेंट के टाइम में भी ये बिल्कुल यूजफुल नहीं है, क्योंकि अगर ओवर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज होता है तो खर्चा डेफिनेटली ज्यादा होना चाहिए। अगर उस टाइम पे खर्चा कम है, दैट मीन्स कुछ लोगों की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही। ठीक है, तो ये तो था बैलेंस्ड बजट के बारे में। नाउ कम्स द अनबैलेंस्ड बजट। अनबैलेंस्ड बजट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा बजट जिसमें गवर्नमेंट रिसीट्स और एक्सपेंडिचर इक्वल नहीं है। सिंपल, बैलेंस्ड बजट के बिल्कुल ऑपोजिट। जब गवर्नमेंट के रिसीट्स और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स बराबर नहीं होते, हम उसको अनबैलेंस्ड बजट बोलते हैं। अब देखो, बराबर नहीं होने के दो मतलब हैं। ये दो मतलब क्या है, एक तो सरप्लस बजट और एक डेफिसिट बजट। ठीक है जी, सरप्लस बजट क्या होता है देख लीजिए। सरप्लस बजट का मतलब है व्हेन द एस्टिमेटेड रिसीट्स आर मोर देन द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब देखो कई बार ऐसा भी होता है, कई कंट्रीज के बजट में कमाई बहुत ज्यादा है, खर्चे बहुत कम है। देखो इंडिया में तो कभी भी ऐसा आज तक हुआ नहीं है, लेकिन कुछ कंट्रीज के अंदर अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप उसको एक अनबैलेंस्ड बजट कहेंगे, लेकिन सरप्लस बजट। सरप्लस इसलिए क्योंकि उनके पास खर्चे निकालने के बाद भी कुछ पैसे बच जाते हैं। ठीक है, अब इसके मेरिट्स क्या है इस टाइप के बजट के। दिस बजट इज डिजायर्ड ड्यूरिंग इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। जब भी किसी भी इकोनॉमी में महंगाई चल रही होती है ना, तो ऐसा बजट आना एक ना नेसेसिटी मान लिया जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन क्या कहता है, खर्चे कम करो।
ठीक है। और अगर आपको खर्चे कम करने हैं तो आपको एक सरप्लस बजट में बैठना चाहिए। नंबर 2, heavy tax dose lowers the purchasing power of people and less government expenditure provides less sources of income to people। ऐसा बजट उस टाइम में भी आ सकता है जब इन्फ्लेशन के कारण सरकार ने थोड़ा सा टैक्स बढ़ा दिया है ताकि लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाए और लोग खर्चा ही कम करना शुरू कर दें। ठीक है, अब कम खर्चे होंगे तो ही इन्फ्लेशन की सिचुएशन ठीक होगी ना। तो बेसिकली इस टाइप का बजट जब इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम चल रही होती है इकोनॉमी में, उस टाइम पे हमें काम आता है। लेकिन इस बजट के डीमेरिट्स भी बहुत है। सो फर्स्ट डीमेरिट इज इट इंटेंड्स टू लोअर द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। अब देखो, सरप्लस बजट कहता है कि एक्सपेंडिचर कम है, दैट मीन्स लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, तभी तो प्रोड्यूसर्स खर्चा नहीं कर रहे। और अगर खर्चा नहीं होगा इकोनॉमी में तो फर्दर प्रोडक्शन कैसे होगी, और धीरे धीरे ही सही हमारी इकोनॉमी कहाँ चली जाएगी, डिप्रेशन में शिफ्ट होती जाएगी। ठीक है। Second disadvantage is if this policy is adopted, aggregate demand may reduce and will cause unemployment and low level of output। जैसा मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 में बताया, दोनों पॉइंट्स में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है सरप्लस बजट पॉलिसी अडॉप्ट कर ली जाएगी तो उसके कारण क्या हो सकता है, एग्रीगेट डिमांड कम रह जाएगी और धीरे धीरे जो आउटपुट है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, विच इज डेंजरस। तो इसी अनबैलेंस्ड बजट का जो सेकंड टाइप है वो है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट क्या होता है, अ बजट इन विच गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मोर देन गवर्नमेंट रिसीट। जब खर्चे ज्यादा हैं लेकिन कमाई कम है। अब इसके मेरिट्स क्या है, सबसे पहले हाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स हाई एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, अगर सरकार खर्चा ज्यादा कर रही है दैट मीन्स एग्रीगेट डिमांड भी बहुत होगी और ऐसी इकोनॉमी में ग्रोथ का बहुत ज्यादा स्कोप होता है। फिर इट इंड्यूसेस ग्रेटर एक्सपेंडिचर। अब देखो, खर्चा जहां पे ज्यादा है वहां पे और खर्चे को भी बढ़ावा मिलता है। ठीक है, क्योंकि वहां पूरी इकोनॉमी एक बहुत ही एक्टिव वर्किंग मोड में चल रही है। तो इस तरीके से भी आप कह सकते हैं कि इस तरह का बजट थोड़ा सा अच्छा होता है। फॉर डेवलपमेंट इट इज नेसेसरी। मैंने आपको पहले भी ये पॉइंट डिस्कस करके बताया था, बिना खर्चे के डेवलपमेंट नहीं हो सकती। तरक्की करनी है तो खर्चा करना पड़ेगा, कुछ समय के लिए ही सही। अगर आपके खर्चे ज्यादा है, कमाई कम है, झेल लो, क्योंकि अगर खर्चे करोगे तो ही डेवलपमेंट होगी। नंबर 4, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस ड्यू टू डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट के कारण जो है एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो जाती है, और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने का मतलब है कि इकोनॉमी बहुत अच्छे रास्ते पे चल रही है। देन इज डीमेरिट्स। लेकिन इस बजट के डीमेरिट्स तो बहुत इजी हैं और बहुत कॉमन है, जो आप सभी लोग बता सकते हैं। नंबर 1 इज इट इज नॉट डिजायर्ड ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। देखो, इन्फ्लेशन के टाइम सरकार की मेन पॉलिसी होती है खर्चा कम करो, क्योंकि खर्चा कम करोगे तभी ये काबू आएगी सिचुएशन। लेकिन अगर इस टाइप का बजट इन्फ्लेशन में भी आ रहा है जैसे इस समय इंडिया के अंदर हो रहा है, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है। देन इज पीपल हैव टू बियर द बर्डन ऑफ टैक्सेस। अगर खर्चा बढ़ता है तो सरकार कहीं ना कहीं टैक्स बढ़ाने की कोशिश करेगी। सरकार तो अच्छे के लिए कर रही है ताकि लोग खर्चा कम करना शुरू कर दें और इन्फ्लेशन कम हो जाए, लेकिन इसका असर ऐसे लोगों पे भी पड़ेगा जो इसका बर्डन नहीं झेल सकते। एग्जाम्पल, पुअर पीपल। Number 3 is for deficit amount loans are taken whose interest is to be paid in future। ठीक है, अब देखो, हर साल जब भी डेफिसिट आता है बजट के अंदर, ये जो डिफरेंस आता है खर्चे का और कमाई का, उस डिफरेंस को पूरा करने के लिए सरकार को लोन लेना पड़ता है, कभी आरबीआई से, कभी पब्लिक से, कभी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से। अब देखो, ये लोन फ्री में तो मिलता नहीं, इस पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसके कारण सरकार की लाइबिलिटी और बढ़ती जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल इंडियन गवर्नमेंट है, जिसपे इस वक्त बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट का भी बर्डन चल रहा है। ठीक है, 1991 में जैसी सिचुएशन हुई थी कि हमें किसी भी हमने इतना ज्यादा फॉरेन लोन ले लिया था कि हमें कोई भी और कंट्री लोन देने को रेडी नहीं थी। फिर हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए थे, उससे थोड़ी सी कम ही सही, लेकिन उसी टाइप की सिचुएशन इंडिया में चल रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी दिक्कत हो जाती है डेफिसिट बजट के साथ। सो दिस वाज योर टॉपिक एंड अप टू हेयर द चैप्टर इज कंप्लीटेड। इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट्स।